बेसिकली हम क्या बात करते हैं, इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसमें हम ये चीज देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकलौता बैटलशिप इंडिया के पास है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है। और अब इंडिया ने क्या करा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू गेट इंडियन जेट्स बाय 2022, ठीक है, 2032, सॉरी 2032। तो इंडिया ने फाइटर जेट्स की डिमांड कर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने फाइटर जेट्स की डिमांड करी है। और फाइटर जेट्स की जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जस्ट लाइक आईएनएस विक्रमादित्य, उनपे किस तरीके की लैंडिंग होती है? अरेस्टेड लैंडिंग, अरेस्टेड लैंडिंग होती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। तो मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाता हूँ। अरेस्टेड लैंडिंग का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? दरअसल क्या होता है कि विक्रमादित्य अगर एक बैटल शिप है, तो क्या कहते हैं, उसका एरिया बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि प्लेन्स का जो रनवे होता है वो बहुत अच्छा खासा लंबा होता है, ठीक है। बट एक बैटलशिप क्या कहते हैं, फाइटर जेट को उतारना है तो हमें अरेस्टेड लैंडिंग करनी होगी। अरेस्टेड लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि पहियों में रस्सी को फंसाना, ठीक है। पहियों में उसके जो पहिए होते हैं उसमें रस्सी को फंसाना, तो उसे क्या कहते हैं? अरेस्टेड लैंडिंग। अरेस्टेड लैंडिंग, इस वर्ड को याद रखना, अरेस्टेड लैंडिंग, ठीक है। आप सभी एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए यहाँ यहाँ पे ये अरेस्टेड लैंडिंग हो गई है, ये रोप दिख रही है आपको? ये है अरेस्टेड लैंडिंग के लिए इसके ये पहियों में फंस जाती है, और जिसकी वजह से ये तुरंत रोक दिया जाता है, ठीक है। इंस्टेंट रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फाइटर जेट्स में अरेस्टेड लैंडिंग करते हैं। ओके, दिस इज योर अरेस्टेड लैंडिंग। अब हम चलते हैं आज द हिंदू के जो जीएस पार्ट है उसे देखने के लिए। ठीक है, तो इस पे हम आईएनएस विक्रमादित्य पे किसकी लैंडिंग करवाते हैं? बेसिकली मिग 21 की, ठीक है, मिग 21। ओके, ओके, तो चलिए अब देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल न्यूज में बताया था कि अब चाइना की जो डील है वो ईरान के साथ हो गई है, ठीक है। चाइना की जो डील है ईरान के साथ हो गई है, तो अब बेसिकली चाइना हमारे काम में कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, यहाँ से इंडिया से ये रूट जाता है चाबहार पोर्ट के लिए, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है। चाबहार पोर्ट ईरान के बॉर्डर बॉर्डर एरिया में जाके ठीक है,
चाबहार पोर्ट ईरान के बॉर्डर पे जाके अफगानिस्तान में घुसने का रास्ता दे रहा था, ठीक है, रेलवे रूट के थ्रू। रेलवे रूट के थ्रू हमें घुसने का रास्ता दे रहा था। बट क्या हुआ, अब ईरान ने जैसे ही उसे $400 बिलियन का, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की गारंटी करी है। तो ईरान ने क्या कहा हमसे कि अब आप रहने दीजिए, हम अपने रेलवे लाइन खुद बना लेंगे, ठीक है, हम अपनी रेलवे लाइन खुद बना लेंगे। तो जिस चीज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर रखा था ईरान ने, अब चाइना की वजह से वो उससे बैकअप कर रहा है, मतलब अपनी रेल प्रोजेक्ट से बैकअप कर रहा है। तो चाइना हमें हर जगह काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो चाइना वहां से हमें हमेशा के लिए काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट हो ही ना पाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या क्या कर रहा है ये, ठीक है, तो चाइना हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब मैं आपको इसमें तीन नाम लिखवाता हूँ, फर्स्ट नेम इज चहा बदन चहा बदन, ठीक है। नेक्स्ट इज जाहिदान जाहिदान, चहा बदन, जाहिदान और अफगानिस्तान बॉर्डर, चहा बदन, जाहिदान और अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया इंडिया के सी रूट के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार मैप बना के बताता हूँ, ठीक, जस्ट लाइक दिस, इंडिया का ये मैप है। यार मेरे से भी गड़बड़ हो गई, क्या होता है ये, स्किप क्यों, ठीक है, ये इंडिया का मैप है बेसिकली। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एरिया। तो ये चाबहार पोर्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सी रूट के थ्रू, ये सी रूट है हमारा, ठीक है, इसके सी रूट के थ्रू जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, चहा बदन सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है, जाहिदान जाहिदान और तीसरा क्या है, अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो ये ईरान ईरान का एरिया है ये पूरा, ठीक है, ईरान ईरान का एरिया है ये पूरा। ओके, यहाँ पे अफगानिस्तान ये आ गया है, अफगानिस्तान। तो हमें अफगानिस्तान के लिए रूट चाहिए, बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली पाकिस्तान हमें रूट नहीं देना चाहता, पाकिस्तान पहले ही बिक चुका है चाइना को। और अब हमारे पास ये एक रूट था, तो यूएसए के सैंक्शन की वजह से ईरान कर्जे में आना शुरू हो गया, ईरान मतलब डेप्ट में आना शुरू हो गया, मतलब उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किसके पास है, चाइना के पास। तो यहाँ पे चाहबदान चाहबदान जाहिदान और फिर अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर। तो यहाँ पे अब क्या है कि चाइना ने ईरान में इन्वेस्टमेंट करा $400 बिलियन का, $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा। और ईरान से बोला कि आप जो ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसे कैंसिल कर दीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। और कैंसिल करके यहाँ पे आप अपनी खुद की लाइन बनाइए। एक्चुअली में तो वो चाइना ही बनाएगा, मतलब चाइना ने किसी के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे वार करा है, ठीक है, इंडिया पे वार करा है, किसी ईरान के कंधे पे बंदूक रख के। ओके, अब जैसे कि हम देख सकते हैं, why Chabahar port is crucial. The first and the foremost significance of the Chabahar port is the fact that India can bypass Pakistan in transporting goods to Afghanistan. Chabahar port will boost India's access to Iran, the key gateway to international north-south transport corridor that has sea, rail, and road routes between India, Russia, Iran, Europe, and Central Asia. Chabahar port will be beneficial to India in countering the Chinese presence in the Arabian Sea, which China is trying to ensure by helping Pakistan develop the Gwadar port. ठीक है, by helping Pakistan
develop the Gwadar port. Gwadar port is less than 400 kilometers from Chahbar by road and 100 coordinate. With Chahbar port being developed and operated by India, Iran also becomes a military ally to India. Chahbar could be used in case China decides to flex its navy muscles by stationing ships in Gwadar port to recon its upper hand in the Indian Ocean, Persian Gulf and Middle East. Yeah, Persian Gulf and Middle East. With Chahbar port becoming functional, will be significance. There will be a significant boost in the import of iron ore, sugar, and rice to India. Iron ore, sugar, and rice to India. The import of oil to India will also see a considerable decline. India has already increased its crude purchase from Iran since the West imposed ban on Iran was lifted. ठीक है, तो ईरान से जब से कहते हैं वेस्टर्न है, मतलब यूएसए ने जो इंपोर्ट बैन लिफ्ट करा है जब से, तो तब से इंडिया क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करने लग गया है. ठीक है, चाहवार पोर्ट विल इंश्योर in the establishment of politically sustainable connectivity between India and Afghanistan. ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप करेगा. This will in turn lead to better economic ties between the two countries. From a diplomatic perspective, Chahbar port could be used as a point from where humanitarian operations could be coordinated. Okay. Humanitarian coordinations could be operated. Okay. So ये हो गया आपका चाह रिपोर्ट. गूगल ने बेसिकली कल क्या बोला है कि इंडिया में वो 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, और जिसमें कि मैं जैसा कि आप सभी से बोलता हूँ, आने वाले टाइम में देश में जो कुछ चलेगा वो कंपनी के अकॉर्डिंग चलेगा. कंपनी कौन सी? जियो. ठीक है, 10 बिलियन यूएस डॉलर, 75,000 करोड़ इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years. 5 to 7 years में इन्वेस्ट करने की बात कही है, बट इन्होंने शुरुआत में ही 4 बिलियन यूएस डॉलर, 10 में से 4 बिलियन यूएस डॉलर किसमें इन्वेस्ट कर दिए? जियो में. ठीक है, 4. बाकी के 6 बिलियन यूएस डॉलर वो अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे. गूगल विल इन्वेस्ट इन अदर फील्ड्स. ओके, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जियो का जो प्लेटफॉर्म है उस पे हर किसी के इन्वेस्टमेंट आता जा रहा है. फॉर एग्जांपल फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, दीज आर द टू वेरी बिग कंपनीज. मतलब इनके ही ज्यादातर चीजें चल रही हैं. ठीक है, ज्यादातर चीजें इनकी ही चल रही हैं. ओके, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है और बहुत बड़ा म्यूचुअल टाई अप में भी माना जा रहा है. ठीक है, फोकस ऑन digitizing the economy and building India first products and services. Investments will focus on 4 areas key to designation. Digitization. आज हम क्या देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के जो प्रोजेक्ट था उसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, डिजिटाइजेशन इनेबलिंग, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किसने करा था? जब जियो लॉन्च हुआ था. ठीक है, जियो लॉन्च हुआ था तो डिजिटल इंडिया का जो विजन था नरेंद्र मोदी का, तो वो कंप्लीट हुआ था बिकॉज ऑफ जियो. जियो ने हमें कितने महीने, अप्रोक्स 6 मंथ फ्री इंटरनेट दिया था. ठीक है, फ्री इंटरनेट, वो भी 4G सर्विसेज, वो भी एट अ वेरी फास्ट स्पीड. ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स विल फोकस ऑन 4 एरियाज की टू डिजिटाइजेशन, इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन फॉर एवरी इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज. Building products and services that are deeply relevant to India's unique needs. Empowering business on their digital transformation journey and leveraging technology and AI, artificial intelligence for social good. अगर हम अब देखें तो कूबर एक एप्लीकेशन है उसकी जियो की, तो आपको जो ये टीवी के साथ सेट टॉप बॉक्स वगैरह दिया जाता है, मतलब वाईफाई कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो जियो का सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है. तो अब उस सेट टॉप बॉक्स पे आने वाले टाइम में ज्यादातर लोगों के पास जियो का ही सेट टॉप बॉक्स हो. जियो इस बात को इंश्योर करेगा. ठीक है, और आपकी लाइव क्लासेस अब से आपकी टीवी पे चला करेंगी. जियो एक तरीके से
या तो स्कूल खोलेगा या कुछ इस तरीके से एक प्रोजेक्ट लेके आएगा। तो आप ये देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेसिकली जियो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है हर एक फील्ड में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें क्या होगा कि आपको जिस तरीके से टीचर सिखाते हैं उससे कई गुना बेहतर तरीके से मतलब 3D विजन होगा उसमें। 3D विजन होगा और 3D विजन में आप सब चीजें देख पाएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड्स इन एरियाज सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। ईरान चाइना टू क्लिंच 25 ईयर डील। तो बेसिकली अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी उसी चीज में ही काम करता है, तो अब मैंने उसके बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में जियो हर एक चीज हर एक फील्ड में मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन में तो जियो मिलेगा। मतलब आप किराना जब कहते हैं हम ये बोलते थे कि किराना शॉप्स का बिजनेस कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अब किराना शॉप्स भी ऑनलाइन जियो प्लेटफॉर्म पे जैसे ही जियो मार्ट लॉन्च होगा, तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू किराना शॉप्स चलेंगी अब सब। ठीक है, तो जियो तो मतलब आपकी किराना दुकान भी खरीद ली है जियो ने अब। सो कम जियो आने वाले टाइम में आपको सब कुछ जियो ही देगा। एवरीथिंग विल बी जियो। Comprehensive plan for cooperation between India, Iran and China. Key points: Iran and China are close finalizing a 25-year strategic partnership. Iran or China strategic partnership, which will include Chinese involvement in Chahabar's duty-free zone, an oil refinery nearby, and possibly a larger role in Chahabar port as well. According to leaked versions of 18-page comprehensive plan for cooperation between Iran and China being finalized by officials in Tehran and Beijing, the cooperation will extend from investment in infrastructure, manufacturing, upgrading energy and transport facilities to refurbishing ports, refineries and other installations, and will commit Iranian oil and gas supplies to China during that period. ठीक है, तो ये आपका पूरा चाइना का मैंने आपको समझा दिया कि चाइना और ईरान की अच्छी खासी डील हो चुकी है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अफगान गुड्स टू अराइव एट बाय वाघा बॉर्डर। ठीक है, वाघा बॉर्डर के थ्रू अफगान गुड्स को आने की इजाजत मिली है। पाकिस्तान विल अलाउ अफगानिस्तान टू सेंड, थैंक गॉड कुछ तो अच्छी न्यूज सुनने को मिली है। ठीक है, पाकिस्तान विल अलाउ, अदरवाइज हमारा अगर सेंट्रल एशिया से कनेक्शन टूट गया ना, तो बिलीव मी इट विल बी अ ह्यूज एपिडेमिक। मतलब ये काफी बड़ा एपिडेमिक हो जाएगा बिकॉज सेंट्रल एशिया हैव ऑयल एंड इंडिया टोटली डिपेंड्स ऑन ऑयल। इंडिया अगर क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया से कनेक्शन टूट जाता है तो इंडिया को बहुत अच्छा खासा नुकसान होगा। ठीक है, आपको मैं थोड़ी सी ज्योग्राफी करवाता हूँ, 3-4 5 मिनट की ज्योग्राफी करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि सेंट्रल एशिया का मतलब क्या है। इट इज शोइंग माय लोकेशन। तो हम ये देखते हैं इंडिया एंड इट्स बॉर्डरिंग नेशंस। ठीक है, तो अभी हम क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये पूरा एरिया क्या हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पूरा एरिया क्या हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये क्या हो गया, कहते हैं हम इसे अक्साई चिन। अक्साई चिन, दिस एरिया इज अक्साई चिन। अक्साई चिन में हमने एलएसी मान रखा है। ठीक है, अक्साई चिन में हमने एलएसी बना रखा है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि हम क्या कहते हैं ये एरिया चाइना को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप आपका है ये एरिया। बट यहाँ पे क्या है हमारा,
LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो हम इस एरिया के लिए क्या कहते हैं? ये हमारा ही एरिया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ आवर एरिया, ठीक है? अब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो जो मैंने आप सभी को बताया था अभी कि चाबहार पोर्ट वो यहाँ से देखो यहाँ से रूट जाएगी और यहाँ से पूरे अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करेगी। ये पूरे अफ़गानिस्तान को अच्छा खासा कनेक्ट करेगी। तो ये इससे क्या होगा कि इंडिया इंडिया को ऑयल की सप्लाई भी मिलती रहेगी और अफ़गानिस्तान में वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता भी रहेगा, ठीक है? अफ़गानिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता भी रहेगा। अब क्या है कि सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने हमें इधर वेस्टर्न साइड मूव करने से पूरी तरह रोक रखा है, ठीक है? कि भई क्या कहते हैं हर चीज़ में पाकिस्तान हमारा प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देता है। तो सेंट्रल एशिया इज़ मीनिंग ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है? तो ये हो गया अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान ठीक है? ये हो गया आपके सेंट्रल एशिया जहाँ पे ऑयल के चान ऑयल हमें मिलता है, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है, अच्छा खासा ऑयल मिलता है। ख़ास तौर पे ये सेंट्रल एशिया का बेसिकली ये मतलब होता है कि सऊदी अरेबिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। सऊदी अरब एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है? ईरान, इराक, सीरिया ओके, तो क्या है कि सेंट्रल एशिया भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम ये देखें तो एक ग्रुप है सऊदी अरब ग्रुप ग्रुप। देखो ये पर्शियन गल्फ जो है ना, पर्शियन गल्फ जो है, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया इस वक़्त यही चल रहा है पर्शियन गल्फ में। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दिखा है, गल्फ ऑफ ओमान wait, अभी मैं ढूंढ के देखा, इस पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इधर से ईरान अटैक कर देता है सऊदी अरब के अगर कोई वेसल जाता है, मतलब यहाँ से हम बेसिकली ये देखते हैं जो भी टैंकर वाले शिप्स जाते हैं, मतलब जिनमें कंटेनर होते हैं, ठीक है, कंटेनर होते हैं या फिर ऑयल होता है, कभी ईरान अटैक कर देता है उस पे, ठीक है, कभी यूनाइटेड अरब एमिरेट सपोर्टेड बाय सऊदी अरबिया वो अटैक कर देता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, ठीक है, ईरान लेड ग्रुप में और सऊदी अरब लेड ग्रुप में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया का डिस्प्यूट। ओके, अब पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान विल अलाउ अफगानिस्तान टू सेंड गुड्स टू इंडिया वाया द वाघा बॉर्डर from July 15. The decision part of Islamabad commitment under the Pakistan-Afghanistan Transit Trade Agreement is expected to boost Afghanistan exports to India. At the special request of the government of Afghanistan and with a view to facilitating its transit trade, Pakistan has decided to resume Afghan export through Wagah border crossing from July 15 after implementing COVID-19 related protocols. ठीक है, both Pakistan and India has had suspended trade through Wagah border in March to deal with the pandemic challenge. Pakistan Prime Minister Special Representative for Afghanistan Mohammad Sadiq said we are moving ahead with promoting economic activities on both sides of the border. अगर हम बेसिकली ये देखें ना कि हमें अगर पाकिस्तान का इशू रिजॉल्व करना है, पाकिस्तान का अगर हमें इशू रिजॉल्व करना है तो हमें ट्रेड रोकना नहीं है। ये चीज मतलब हमें हमें लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं इस चीज में गलत बोल रहा हूँ या फिर कई इसमें व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं अगर एक चीज देखता हूँ कि जो पाकिस्तान की आर्मी है ना,
वो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे ना होने के लिए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, ठीक है? पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे ऑलवेज़ वांट टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद इंडिया, बट जो वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी है, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखना चाहती, ठीक है? वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स जितनी वैल्यू रखते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू पाकिस्तान की आर्मी रखती है। और पाकिस्तान की आर्मी दरअसल क्या करती है कि एक्चुअली में वो पाकिस्तान को ही लूट रही है। मतलब पाकिस्तान के लोगों को लूट रही है फॉर द सेक ऑफ कि क्या कहते हैं हम आपके लिए भारत से लड़ रहे हैं तो हमारे जो क्या कहते हैं आपकी मतलब सौर फॉर एग्जांपल इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 4% या 3%, ठीक है, 4%, 3% से लेके 4%, मतलब 4 रुपए फॉर एग्जांपल 100 रुपए समझो आप, ठीक है, 100 रुपए, और उसमें से सिर्फ 4 रुपए इंडिया किसमें लगाता है, अपनी आर्मी में। बट पाकिस्तान की इतनी छोटी सी इकोनॉमी है, 100 रुपए की जो इकोनॉमी है उसमें से 20 रुपए किसमें लगते हैं, आर्मी में। उसमें से 20 रुपए आर्मी में लगते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि देश की जनता के लिए वहाँ पे जा क्या रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग इज़ गोइंग फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पे कुछ नहीं जा रहा, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पे अगर कुछ नहीं जाएगा, तो दे विल बिकम अनएजुकेटेड। अगर एजुकेशन के सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को वहाँ की आर्मी ने बिल्कुल बाँध रखा है कि भई आप क्या कहते हैं 20 रुपए हमें ही दोगे और बाकी 80 रुपए में काम चलाते रहो अपना, ठीक है? बाकी 80 रुपए में काम चलाते रहो जिसमें कि पॉलिटिकल लीडर उनके बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, ठीक है? और आधे से ज़्यादा पैसा टेररिस्ट खा जाते हैं उनके। ठीक है? तो पब्लिक के पास तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँचता। तो पब्लिक क्या है कि वहाँ पे त्रासदी झेल रही है एक तरीके से, त्रासदी झेल रही है। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि वहाँ पे अनएजुकेशन की वजह से, अनएजुकेटेड लोगों की वजह से वहाँ पे ब्रेन वॉश सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? ब्रेन वॉश सबसे ज़्यादा इसी वजह से पाकिस्तान में टेररिज़्म जो है वो उसका कोई और कारण नहीं है। वहाँ वहाँ की आर्मी ही वहाँ का टेररिज़्म का कारण है। वहाँ की आर्मी पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो टेररिज़्म का कारण है। और वहाँ की आर्मी ज़्यादातर बिज़नेस जो पाकिस्तान में ज़्यादातर बिज़नेस चलते हैं ना, वो वहाँ की आर्मी ही कर रही है, ठीक है? तो अगर हमें बेसिकली क्या करना है कि फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तान में अगर कुछ वेलफेयर करना है या पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने हैं, तो वहाँ पे इंडियन बिज़नेसमैन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है? इंडियन बिज़नेसमैन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जो भी सेक्टर आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, उन सारे सेक्टर्स में बेहतरीन बिज़नेसमैन को आना पड़ेगा। मतलब जो इंडिया के बेहतरीन बिज़नेसमैन हैं, जस्ट लाइक रतन टाटा, जियो प्लेटफ़ॉर्म एंड विप्रो प्लेटफ़ॉर्म एंड अदर प्लेटफ़ॉर्म, तो इन्हें इन सब प्लेटफ़ॉर्म को जो है ना बेसिकली चाइना को भी काउंटर पार्ट करने के लिए और क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग तो बेसिकली हिंदी ही बोलते हैं, तो इनके ज़्यादातर बिज़नेस पाकिस्तान में अच्छे खासे चलते रहेंगे। इस बात की वहाँ पे गारंटी है। और आप ये सोचिए पाकिस्तान इज़ हैविंग एप्रॉक्स 25 करोड़ पॉपुलेशन। 25 करोड़ पॉपुलेशन should be seen as a business opportunity because population is always a business, ठीक है? तो पॉपुलेशन इज़ ऑलवेज़ अ बिज़नेस। अगर हम 25 करोड़ लोगों को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, मतलब अगर जस्ट इमेजिन हम 1 जने से 4 रुपए भी कमा पा रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए तो यहीं से आ गए। ठीक है? Why we will need investment from Google and other American companies? जब हमारे आस-पास में इतने सारे लोग रहते हैं, तो हम उन पे ही उनको ही कब्ज़े में लेना शुरू करें, भई आपके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बिज़नेस ही पाकिस्तान को काउंटर कर सकती है। बट इंडिया का भी स्टैंड इसमें इसलिए सही है कि कहते हैं आप जब तक टेररिज़्म को रोकोगे नहीं, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। बट क्या है कि हमें थोड़ा बहुत ये भी समझना होगा कि अगर हमें पाकिस्तान को काउंटर करना है, वहाँ पे टेररिज़्म कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान के लोग भी नहीं चाहते कि टेररिज़्म बढ़े। बट बिकॉज़ ऑफ अनएजुकेशन और जीडीपी का शेयर आर्मी पे ज़्यादा लगना, क्या कहते हैं एजुकेशन सेक्टर पे कम लगना और अलग फील्ड में आर्मी के सिवाय कोई भी फील्ड हो, उसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का कम हो जाना।
ठीक है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। तो मतलब ब्लैक मनी की तो छोड़िए, आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होंगी कि भई पाकिस्तान के इश्यूज़ को भी अंदर से समझना होगा, ताकि हम रिज़ॉल्व कर सकें उन इश्यूज़ को। तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स के ही काम होते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के काम के लिए तौर पे आपको ये काम भी करने होंगे कि भई हम पाकिस्तान को समझें कि भई पाकिस्तान चाहता क्या है एक्चुअल में, ठीक है? Profitability, assets, quality in Indian ASEAN banks to worsen. ठीक है, आशियन बैंक्स टू वर्सन। अब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंडियन बैंक्स में देखी जा रही है, बिकॉज इंडिया में आप सभी ने देखा होगा कि जब से आत्मनिर्भर भारत आया, मैं इस विजन को आप सभी के साथ पहले भी शेयर करा है कि क्या कहते हैं, मेरे को जब से ये लॉकडाउन लगा था और जब से ये वर्ड सुना था आत्मनिर्भर भारत वॉज द कंसेप्ट ऑफ गांधी, ठीक है, वाज द कंसेप्ट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था कि हम क्या करें कि जो छोटे लेवल के वर्कर्स हैं, लाइक वीवर्स और जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो ऐसा होगा कि अगर वो अपना काम शुरू कर देंगे, अपना काम खुद का शुरू कर देंगे, तो आने वाले टाइम में वो इंटरकनेक्टेड अपने आप होते चले जाएंगे। एक को दूसरे की जरूरत पड़ती है, ठीक है? अगर मैं कपड़ा बना रहा हूँ, तो मेरे को कपड़े बनाने के लिए बटन भी चाहिए, ठीक है? बटन भी चाहिए, और कॉलर में लगने वाली चिप भी चाहिए, उसके लिए हमें थ्रेड भी चाहिए, ठीक है? थ्रेड भी चाहिए और उसके लिए हमें किसानों से कॉटन भी चाहिए। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनका वेब बनना चाहिए था, ठीक है? उनका वेब बनना चाहिए था, वो धीरे-धीरे करके अगर वो ग्रोथ करती, तो हमारा बेस मजबूत होता। बेस अगर मजबूत होता है, तो चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा आनी शुरू हो जाए, तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर हमारा बेस मजबूत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 20 बीघे ज़मीन है, ठीक है? 20 बीघे ज़मीन है, तो हमें पता है कि भई हमारा करीबन-करीब 10,000 रुपए सालाना के तौर पे, मतलब 10,000 रुपए छमाही के तौर पे हमारे पास आता रहेगा। कि 10,000 रुपए आ गया, या फिर क्या कहते हैं, लगान के तौर पे, इतना तो लगान आता है, ठीक है? 10,000 रुपए तो लगान आता है, जिसमें एक्चुअली में प्रॉफिट तो सारा जो लगान पे लेता है उसे जाता है, ठीक है? तो बेस क्या है हमारा? ज़मीन हो गया हमारा बेस। क्लास खत्म होने वाली है, दोबारा से जॉइन कर लेना, ओके? अभी मैं दोबारा से समझाता हूँ इसे, यहीं से समझ